रिच डैड एंड पुअर डैड अध्याय 3 पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। मेरे अमीर डैडी के पैसे के स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज़्यादा आमदनी होती है कि खर्च आराम से चल जाता है और कुछ पैसे बच भी जाते हैं। इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से संपत्ति वाले कॉलम में दोबारा निवेश कर दिया जाता है। संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली आमदनी भी बढ़ती रहती है। नतीजा यह होता है कि अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते हैं। अमीर लोग और ज़्यादा अमीर क्यों हो जाते हैं? आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व। मध्य वर्ग के लोग हमेशा पैसे की तंगी में रहते हैं। उनकी मूल आमदनी पैसे से होती है और जैसे जैसे उनके पैसे बढ़ते हैं उनके टैक्स भी बढ़ते जाते हैं। इसके साथ ही आमदनी बढ़ने पर उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं, इसलिए इसे चूहा दौड़ कहा गया है। यह लोग मानते हैं कि उनका घर उनकी मूल संपत्ति है और इसलिए आमदनी दिलाने वाली संपत्ति में निवेश नहीं करते। मध्य वर्ग को पैसे की तंगी क्यों होती है? आय, व्यय, संपत्ति और दायित्व। आज की कर्जदार सोसाइटी दो बातें मानती है। पहली यह कि खुद का घर एक निवेश होता है और दूसरी यह कि पैसे बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक ज़्यादा बड़ा घर खरीद लेना चाहिए। बढ़ते हुए खर्च के कारण परिवार ज़्यादा कर्ज में फंस जाते हैं और उन्हें पैसे की और ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। हालांकि वे अपनी नौकरियों में लगातार तरक्की कर रहे हैं और उनके पैसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिम भरी जीवन शैली कहा जाता है और इसका कारण यह है कि ऐसे लोग में पैसे की समझ नहीं होती। 1990 के दशक में नौकरियों में भारी कटौती से यह पता चला कि मध्य वर्ग पैसे के मामले में कितना असुरक्षित है। अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगह पर 40-11 प्लान आ गया। सोशल इंश्योरिटी निश्चित रूप से संकट में है और इसे रिटायरमेंट का सहारा नहीं बनाया जा सकता है। मध्य वर्ग में घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। आज एक अच्छी बात यह है कि अधिकतर लोग यह बातें समझते हैं। निवेश में हुई बढ़ोतरी के कारण ही हमने स्टॉक मार्केट में इतनी तेजी देखी है। आज मध्य वर्ग की बढ़ोतरी मांग को पूरा करने के लिए नए नए फंड बनते जा रहे हैं। फंड इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि वे सुरक्षा के प्रतीक है। औसत फंड खरीदने वाले आमदनी, नौकरी में टैक्स और चुकाने में, अपने बच्चों की कॉलेज की फीस के लिए पैसे बचाने में और अपने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ रखने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। उनके पास इतना समय नहीं है कि वे निवेश करने की कला सीख सके, इसलिए वे फंड के मैनेजर की काबिलियत पर भरोसा करते हैं। साथ ही चूंकि फंड कई तरह के निवेश करता है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पैसा ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि यह कई टुकड़ों में बंट गया है। पढ़े लिखे मध्य वर्ग का यह समूह फंड, ब्रोकर्स और प्लान्स के टुकड़ों के सिद्धांत को सही मानता है। सुरक्षित रहो, जोखिम से बचो। असली बात यह है कि पैसे की समझ न होने के कारण औसत मध्य वर्गीय लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सुरक्षित खेलने का असल कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है। उनकी बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता है। उनकी संपत्ति वाला कॉलम तो खाली रहता है जहां से आमदनी आती है, जबकि उनके दायित्व वाला कॉलम पूरा भरा रहता है। सामान्य तौर पर उनकी आमदनी का इकलौता साधन उनका वेतन होता है। उनका जीवन यापन पूरी तरह से उनके बॉस पर निर्भर होता है और जब सचमुच जिंदगी में एक बार
आने वाला मौका आता है तो ये लोग उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। चूँकि वे इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं इसलिए वे सुरक्षित खेल खेलते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं और कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। जैसे मैंने इस खंड के शुरू में कहा था कि सबसे ज़रूरी नियम यह है कि संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को पहचाना जाए। एक बार आप इनमें फ़र्क समझ लें, इसके बाद आप आमदनी देने वाली संपत्ति खरीदने की लगातार कोशिश करते रहें। यह अमीर बनने की राह पर चलने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसे करते रहे और आपका संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। अपने दायित्व और खर्च को कम करने की कोशिश भी करते रहे, इससे पैसे आपके संपत्ति वाले कॉलम में आता रहेगा। जल्द ही आपका संपत्ति वाला कॉलम इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि आप और ज़्यादा जोखिम वाले निवेश कर सकेंगे। ऐसे निवेश जिनमें 100% से अनंत तक ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ऐसे निवेश जिनमें $5000 की रकम जल्दी ही $10 लाख या इससे ज़्यादा हो जाती है। ऐसे निवेश जिन्हें मध्यवर्गीय बहुत जोखिम भरा मानते हैं। निवेश एक जोखिम भरा नहीं है, यह एक उस व्यक्ति के पैसे की नासमझी है जो उसे बहुत जोखिम भरा मानते हैं। अगर आप वही करते हैं तो सभी लोग करते हैं तो आपका यह चित्र मिलेगा। आय मालिक के काम के लिए, व्यय सरकार के काम के लिए, संपत्ति दायित्व बैंक के काम के लिए। एक कर्मचारियों के नाते जो घर का मालिक भी है, आपकी नौकरी का पैटर्न सामान्य यह होता है। पहला, आप किसी के लिए काम करते हैं। पैसे पर काम करने वाले अधिकतर लोग मालिक को ज़्यादा अमीर बना रहे हैं। आपकी कोशिशें, मेहनत और सफलता से दरअसल आपका मालिक सफल होता है और उनके रिटायरमेंट में मदद मिलती है। दूसरा, आप सरकार के लिए काम करते हैं। आप इसे देख पाए इसके पहले ही सरकार आपके पैसे में से अपना हिस्सा ले लेती है। ज़्यादा कड़ी मेहनत करके आप सरकार को देने वाले टैक्स में बढ़ोतरी करते हैं। अधिकतर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। तीसरा, आप बैंक के लिए काम करते। टैक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आम तौर पर क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना होता है। अगर आप सिर्फ ज़्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाए तो समस्या यह है कि तीनों ही मामलों में आपकी ज़्यादा मेहनत से किसी और को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आपको यह सीखना चाहिए कि आपकी ज़्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप यह फैसला कर भी लें कि आप अपने काम से काम रखेंगे, फिर भी आपको यह नहीं पता होता कि आपके लक्ष्य को किस तरह से निर्धारित किया जाए। अधिकतर लोग अपने प्रोफेशनल को बनाए रखना चाहते हैं और अपने पैसे के सहारे की संपत्ति बनाना चाहते हैं। जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो वे किस तरह अपनी सफलता का आकलन करते हैं। अब कोई आमदनी यह महसूस करता है कि अमीर है कि उसके पास दौलत है। संपत्ति और दायित्व की मेरी अपनी परिभाषा की ही तरह दौलत के बारे में भी मेरी अपनी परिभाषा है। दरअसल मैंने इसे बकमिस्टर नामक व्यक्ति से सीखा है। कुछ लोग इसे नीम किम कहते हैं और कई लोग इसे एक जीता जागता जीनियस कहते हैं। सालों पहले सभी वास्तुविद इसलिए हैरान हो गए थे क्योंकि 1961 में उसने जियोडेसिक डोम के लिए आवेदन किया था और उस आवेदन में दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहले तो इसका ठीक ठाक मतलब समझ में नहीं आया था, परंतु इसे कई बार पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ में आने लगा। दौलत किसी आदमी की वह योग्यता है जिसके सहारे वह आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो कितने समय तक जिंदा रह सकता हूं।
यह नेटवर्थ की तरह नहीं है, जो आपकी संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर है। हर व्यक्ति को लगता है कि उसके पास जो सामान है वह बहुत कीमती है, परंतु इस परिभाषा से सचमुच यही आकलन किया जा सकता है। मैं वह आकलन कर सकता हूँ और सचमुच जानता हूँ कि इस आर्थिक रूप से आज़ाद होने के मेरे लक्ष्य के संदर्भ में मैंने कितनी तरक्की कर ली है। हालांकि नेटवर्थ में ऐसी चीज़ें भी आ जाती है जिससे पैसे नहीं आते, जैसे वह वस्तु जो आपके गैरेज में खड़ी है। दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है और इसलिए आप आर्थिक रूप से कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत दरअसल संपत्ति के कॉलम का चित्र के दायित्व वाले कॉलम के साथ तुलना है। एक उदाहरण लें, यह कहे कि मेरे पास हर महीने में संपत्ति वाले कॉलम से $1000 है और मेरा खर्च हर महीने $2000 है। मेरे पास कितनी दौलत है। अब हम बकमिस्टर की परिभाषा की तरफ चले। उनकी परिभाषा के हिसाब से मैं कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ। अगर हम एक महीने में 30 दिन मान लें तो इस परिभाषा के हिसाब से 15 दिन तक जिंदा रह सकता हूँ। जब मैं अपनी संपत्ति के हर महीने $2000 हासिल करने लग जाऊँ तो मैं दौलतमंद हो जाऊंगा। हालांकि मैं अमीर नहीं हूँ, परंतु मैं दौलतमंद ज़रूर हूँ। हर महीने मेरी संपत्ति ने मुझे जो आमदनी मिलती है वह मेरे महीने